अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। मन मर्जी की तैनाती ना होने, लॉन्ग मार्च नाकाम होने और असम्बलियों की तहलील से मुतालिक फैसला ना होने के बाद अब इमरान खान ने अपनी पोजीशन का रुख जो है वो मुल्क के दिवालिया होने और हुकूमती रहनुमाओं को एक और NRO देने से मुतालिक बयानियां बनाने की जानिब मोड़ दिया। साबिक वज़ीर आज़म अब भी मुसिर हैं कि वो रवा माही असम्बलियां तहलील करेंगे पंजाब की और KP की, लेकिन जब तक ये हकीकत में नहीं हो जाता यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। खुसूसन जो परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं और मुनस इलाही ने जो इंटरव्यू में कहा है। आज इमरान खान ने रावलपिंडी के अरकान असम्बली से अहम मुलाकात की, जिसमें पहले मरहले में पंजाब असम्बली ही को तहलील करने का फैसला हुआ, जबकि दूसरे मरहले में KP असम्बली तहलील करने की तैयारी वो कर तो रहे हैं, लेकिन अपने लोग उनके साथ नहीं मान रहे। सियासी के साथ साथ इमरान खान माशी दबाव को लेकर भी हुकूमत के पीछे पड़ चुके हैं और इनकी जानिब से मुसलसल मुल्क के दिवालिया हो जाने का बयानिया बनाया जा रहा है और इस मनफी मुहिम को रोज़ बरोज़ तकवीयत भी दी जा रही है सोशल मीडिया पर और खदशे की बुनियाद पर इदारों को भी ललकारा जा रहा है कि आप आए, इंटरफेयर करें, हमें इंतखाबात दें। आज भी इमरान खान ने अपनी माशी टीम से मीटिंग की, जिसके बाद मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की कि जी इस्टेब्लिशमेंट अदलिया समेत इस बार बिजनेस कम्युनिटी को भी मौजूदा माशी हालात में खामोशी तोड़ने पर उन्होंने इसरार किया कि आप खामोशी तोड़ दें, जिनके बकौल मुल्क के माशी तबाही के जिम्मेदारान इदारों पर भी आयद होती है ये जिम्मेदारी। मैं अपने इदारों से मुखातिब हूं, क्योंकि अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस ट्रेजेक्ट्री पे, जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पे असरात होंगे। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे, जिसमें फौज बहुत बड़ा उसका एक कंपोनेंट है, उन सबको आज सोचना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। और मैं अपनी अदलिया को, क्योंकि हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको भी उनकी जो अल्लाह ने उनको जिस मुकाम पे हमारे जजेस को बैठाया हुआ है, तो वो जवाब दे, तो वो भी होंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क और इसी तेजी से नीचे चला गया। उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, मुझे अभी तक हैरत है कि बिजनेस कम्युनिटी क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रही। आज की इस मीडिया टॉक से पहले गुज़श्ता रोज भी इमरान खान ने तकरीबन इसी नोयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ताम गुज़श्ता रोज उनका फोकस फौजी स्टैब्लिशमेंट पर रहा, जब साबिक आर्मी चीफ को उन्होंने जनरल बाजवा को NRO देने का इल्जाम दिया, जबकि मौजूदा आर्मी चीफ से खुदा का वास्ता देकर उनकी बात मानने की उम्मीद लगाई। नया आर्मी चीफ आया है, इसको टाइम देना चाहिए। जनरल आसिम की बड़ी तारीफें सुनी है मैंने, हाफिज कुरान है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये अमर बिल मारूफ पे चलेंगे। हम तो इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। पहले तो एक रजीम थी जनरल बाजवा की, उसमें तो हमें समझ आ गई थी कि उन्होंने फैसला क्या लिया था और खुली दुश्मनी हमारे साथ की थी उन्होंने। लेकिन अब तो बहुत जरूरी है कि जो नई रजीम आई है, इनको खुदा का वास्ता मुल्क का सोचें। इस वक्त ये हमारी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंच रहा। जो भी इस वक्त मुल्क का सोच रहा है वो ये नहीं चाहेगा कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इतना बड़ा फासला। राजी, सिर्फ याद दहानी के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जब DGISI थे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया था और मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। इमरान खान की इस अमली और ज़ुबानी जारियत का जवाब देने के लिए आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद सामने आए। दिवालिया से मुतालिक बयान, जनरल बाजवा पर NRO देने का इल्ज़ाम, असम्बलियों की तहलील का कज़िया, मुज़ाकरात की क्या सराहियाँ, इमरान खान की घड़ियों की कहानी समेत बरतानवी अखबार की माफ़ी से मुतालिक तमाम हालात पर उन्होंने खुलकर बात की। रिटायर होके उनको चैन से जिंदगी बसर करने दें। इमरान खान साहब को मैं यही कहूँगा कि वो आपके मोहसिन थे, आप मोहसिन कुछ निकले हैं। और जो नए सिपा सलार आए हैं, मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के घर उम्मीद है ये सब प्रोफेशनल सोल्जर अपने दायरे में रहते हुए पाकिस्तान की भरपूर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। ईवान सदर में जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो मुलाकात हुई है वो मेरी इजाजत से हुई है। पाकिस्तान की माशी बका, सलामती, खुशहाली के लिए हम एक क्या 100 कदम आगे बढ़ा सकते हैं। हमने अपना सियासी एहसासा दाव पे लगाया है, इसलिए नहीं कि हम फौरन चले जाएं जनरल इलेक्शन में। नाज़रीन, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये भी दावा कर रहे हैं हमें मुल्क अजीज़ है, आप भी दावा कर रहे हैं, और हमें दोनों पर कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही हमारे पास नहीं है। लेकिन आपस में मिलकर बैठना जो है, अब वक्त आ चुका है कि इमरान खान साहब कहें कि मैं नहीं बैठ रहा, ना शराइत हैं, आप भी वो छोड़ छाड़ के, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डेड एंड। जी बिल्कुल, ये वक्त आ नहीं चुका, वक्त बहुत पहले आया था। बदकिस्मती से हमने उसको पहचाना नहीं है और आज पूरा मुल्क भुगत रहा है।
इसलिए आज ज़रूरी है कि अब मैं हकीकत से कहता हूँ सियासत का वक्त नहीं रहा। अब आपको मुल्क के मसाइल सामने रखने पड़ेंगे और सबको मिलकर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क के मामलात में उनको हल ढूंढने पड़ेंगे। इसमें इस्टेब्लिशमेंट है, तरीके इंसाफ है और हुकूमत है, जुडिशरी है, जुडिशरी भी है, मीडिया को भी शामिल कर लें तो अच्छा है। अच्छा, मैं उसमें नहीं बैठना मैं आप बेशक ना बैठे जो भी मीडिया के, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तो कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं, हम न्यूट्रल हो चुके हैं, हमें आप इसमें ना घसीटें सियासत। नहीं, मुल्क के मामलात से कोई न्यूट्रल नहीं हो सकता। मैं कोई सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं कोई मफाद की बात नहीं कर रहा, मैं तो मुल्क के मामलात की बात कर रहा हूँ। तो आप सब हिस्सेदार हैं इसके अंदर। फौज को किरदार अदा करना चाहिए इस मामले में। फौज का एक आईनी रोल है। आज अगर मुल्क की मईशत जिस नहज पर है उसको बेहतर बनाने के लिए हम सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ठीक, तो अगर फौज के सरबराह या कोई और इमरान खान साहब से बात करें, आपसे करें, जुडिशरी से करें और मिनिमम एक एजेंडा लेके चलें, वो इकॉनमी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, उसके लिए आप समझते हैं कि गवर्नमेंट तैयार होगी? जी, ये गवर्नमेंट का काम है, ये वज़ीर-ए-आज़म का काम है। वो लीडर ऑफ द हाउस हैं, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। वो एक डायलॉग उनको शुरू करना चाहिए और मेरे ख्याल उन्होंने बार बार ये बात की है, एज लीडर ऑफ द अपोजिशन भी की है, आज भी करते हैं कि हम सबको बैठकर मुल्क के मसाइल का हल ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जो हमने अगर ये खोज लगाना है कि ये किसने किया है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना, मैं कहता हूँ आपने कर दिया, आपने कहा मैंने कर दिया, मैंने कहा नहीं वो फलाना कर गया था। तो अब उसका वक्त, अगर खोज लगाना है पहले खोज लगा लें, लेकिन आज सबको बैठकर मसाइल का हल ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जो मामलात सालों में ख़राब हुए हैं वो हफ्तों में ठीक नहीं होते। अब ऐसा आई मस्ट से कि वेरी क्लियर हेडेड रिस्पॉन्स, लेकिन इसमें असल इशू ये है ना कि अगर शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, इमरान खान साहब ये चाहते हैं, वहां पर आइस ब्रेक कौन करेगा? वो हुकूमत नहीं कर सकती। देखिए, वो आइस ब्रेक आपकी सोच से होगी, क्योंकि और इस सब की जगह पार्लियामान है। पार्लियामान वो जगह है जहाँ पर डायलॉग होता है मुल्क के मामलात पर, जहाँ पर इशूज उठाए जाते हैं, उनको हल किया जाता है। वो एक जगह है, वहाँ से आप शुरू करें, लेकिन आपको एक ब्रॉडर डायलॉग भी करना पड़ेगा, जिसमें अस्करी लीडरशिप भी होगी और जिसमें जुडिशियल लीडरशिप भी होगी। और उसका आपके ख्याल में क्या तरीक़ाकार क्या होगा, क्या होना चाहिए? वज़ीर-ए-आज़म साहब को सबको कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए दावत देनी चाहिए, वो इसको शुरू करें। ये मेरी ज़ाती राय है, ये पार्टी की राय नहीं है ऑब्वियसली। तो वो इसकी अगर दावत दे, बड़ी भारी है, आप साबिक प्राइम मिनिस्टर। नहीं भारी नहीं, मैं तो एक इनफरादी राय दे सकता हूँ। वो दावत दें, मेरा ख्याल है कि उसको सबको कबूल करना पड़ेगा, वो पसंद करें या ना करें, क्योंकि आज मामला मुल्क के हालात का है। उन्होंने इंतहाई अहम गुफ्तगू की और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से बल्कि अपील कहते हैं, इल्तिजा कहते हैं, बल्कि ये हर पाकिस्तानी की इल्तिजा है कि उनको अब आगे बढ़ना होगा और स्टेक होल्डर्स को लाएं और जो मिनिमम एक एजेंडा है उस पर आगे बढ़ें, क्योंकि उसके बगैर मौजूदा हालात, क्योंकि इस वक्त शायद खकान अबाई साहब जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा भी हैं, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत से मामलात का उन्हें पता है और वो बार बार हमें ये भी कह चुके हैं कि इस वक्त मामलात इतने ख़राब हैं कि शायद बाहर बैठे हुए आप लोगों को उसका इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा। अब भाई साहब, वाकई हालात जो हैं इकनॉमिकली स्पीकिंग और अदरवाइज भी वो इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि इट कंसर्न्स यू एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड एज ए पाकिस्तानी? जी बिल्कुल, चैलेंजेस हैं इकॉनमी के, इकॉनमी को सीरियस चैलेंजेस हैं इंटरनली भी, जो हमारे इंटरनल फिजिकल डेफिसिट्स हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट्स हैं, और एक्सटर्नली भी जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, दुनिया में एक कॉन्ट्रैक्शन है इकॉनमीज़ में, हमारी एक्सपोर्ट्स में कमी है, रेमिटेंसेस में कमी है, ये बहुत तशवीशनाक बातें हैं। तो इसके हल आपने तलाश करना है और उसके लिए मुश्किल फ़ैसले आपको करने पड़ेंगे। इस हुकूमत ने बहुत से मुश्किल फ़ैसले किए हैं, लेकिन ये वो फ़ैसले हैं जिनका बोझ सिर्फ इस हुकूमत को उठा नहीं सकती, ये बोझ सबको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हालात इस हुकूमत के पैदा करदा नहीं है, ये वक्त के साथ पैदा हुए हैं फ़ैसले, बुनियादी तौर पर फ़ैसले ना करने की वजह से। तो आज आपको मजमूई तौर पर मुल्क के हालात का जायजा लेकर, वैसे अबाई साहब ये आर्गूमेंट तो ठीक है, एक हद तक वैलिड था, लेकिन अब आपको भी हुकूमत में आए हुए 6-7 महीने हो गए हैं और उस वक्त सोचना चाहिए था। वैसे आपकी ज़ाती राय हमें मालूम है, उस वक्त यही थी कि हमें इलेक्शंस में चले जाएं, हम नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त तो थिंग्स हैव मूव्ड ऑन। अब आपके पास तो 6 महीने रह गए हैं,
आपने इन 6 महीनों में तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ये सॉर्ट आउट कर पाएंगे। नहीं, क्या इलेक्शन हल है कि इलेक्शन के बाद हालात ठीक हो जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए जहां पर हालात थे मैं बिल्कुल उस फैसले के हक में नहीं था कि हुकूमत में जाएं। हम ये कोलिशन पार्टनर्स ने फैसला किया और उनका फैसला शायद वक्त ने सही साबित किया कि अगर इमरान खान साहब जिस नहज पर पहुंच गए थे, आप तो हफ्तों में आपका मामला, आपकी छुट्टी हो जाती, आप डिफॉल्ट कर जाते हफ्तों में, शायद अप्रैल का महीना भी ना गुजार पाते। तो अब हालात जो है मुश्किल हैं, लेकिन उनका मुकाबला तो करना है ना, तो वो उसमें आज सबको हिस्सा डालना पड़ेगा। मतलब अकेले पीएमएलएन नहीं कर सकती, अकेले पीडीएम नहीं कर सकती, इस पर आप कन्विंस हैं? जी, क्योंकि ये सिर्फ आज के फैसले नहीं है, ये आज भी बोझ पड़ेगा आपको, आगे भी जो फैसले करें उनका बोझ भी अवाम पर पड़ेगा। ये हमें कुछ अर्सा तकलीफ को गुजारना पड़ेगा, उसके बाद जाके हालात दुरुस्त होंगे। लेकिन भाई साहब, इसका मतलब तो ये कि अगले 6-7 महीनों में हालात ठीक नहीं होने वाले, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, तो ये तो फिर आपके लिए बिल्कुल घाटे का सौदा होगा। आप इलेक्शन में जा रहे हैं और डॉलर अगर 300 टच कर गया उस वक्त तक, तो देखिए इस्तेकाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी होगी। मुश्किलात को काबू पाने कुछ हद तक पाया गया है, कुछ मज़ीद किया जाएगा, लेकिन ये बात मेरे सियासी मुफाद की नहीं है। मेरा सियासी मुफाद तो यह था कि इमरान खान को चलने देता, मुल्क बेड़ा गर्क हो जाता, तो मीशत तबाह हो जाती। लेकिन सियासत में सिर्फ सियासी मुफाद नहीं होता, मुल्क का मुफाद पहले आता है। और मेरा ख्याल है कि कोलिशन गवर्नमेंट ने बेहतर फैसला किया है। अब उसकी एक कीमत, सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी पोलिंग स्टेशन पर, इसमें कोई शुबा नहीं है। ठीक है, वो हम अदा करने को तैयार हैं। लेकिन अब भाई साहब, एज ए स्टेट्समैन और आप हमेशा इसी तरह बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं, ये जो मौजूदा हालात में, जो आपने भी बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन प्राइम मिनिस्टर से हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट से, जुडिशरी से, इमरान खान साहब से, उस पर भी बात हो गई। ऐसे में पंजाब एक और डिस्टेबिलिटी की तरफ मजीद बढ़ रहा है। असम्बली हो रही है, तहलील नहीं हो रही, परवेज इलाही साहब उस तरफ जा रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। तो क्या ऐसा एडवेंचर इस वक्त पीडीएम को करना चाहिए वहां पे? नहीं, ये पीडीएम का एडवेंचर नहीं है, ये तो जो तहलील करना चाहते हैं उनका एडवेंचर है। नहीं, अगर वो तहलील नहीं, मतलब अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। अदम एतमाद एक तरीका होता है, अगर आप ये समझें कि हुकूमत नाकाम है और जो कि है, तो आप उसको अदम एतमाद के जरिए आईनी एक तरीका है। तहलील करना भी आईनी तरीका है, लेकिन तहलील करना इस बात का एतराफ़ है कि हमसे हुकूमत नहीं चल रही। ठीक, अगर वो एतराफ़ करना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। मैं तो ये कहूँगा कि ये इससे भी एक दफ़ा गुजर जाएंगे, करें तहलील, कर ले तहलील, तो ये भी एक इशू खत्म हो जाए मुल्क में। तो अच्छा, दूसरा भाई साहब, जो आज मुराद सईद साहब ने एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जी मुझे थ्रेट्स हैं, मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात हो रहे हैं, यही हमने पैटर्न देखा आज़म स्वाति साहब के साथ। अब जब मुस्लिम लीग नून के साथ पीटीआई के दौर में हो रहा था, हम बड़ा खुलकर उसको कंडेम भी कर रहे थे, बोल भी रहे थे। ये क्या हो रहा है? मतलब अगर उन्होंने कुछ किया है तो एक मुकदमा होता है, आए उनको अरेस्ट करें, लॉ एंड ऑर्डर। जी बिल्कुल, अगर कोई ऐसी बात है, मेरा नहीं ख्याल किसी के खिलाफ मुकदमा है, अगर है तो उस चार्जेस को फेस कर लें। हमने तो किसी को जेल में नहीं डाला, हमने किसी पर हीरोइन नहीं डाली। 15 किलो हीरोइन डाली गई थी राणा सनाउल्लाह साहब पर। जी जी जी, वो तो ये मामूली बात है। तो ये मौत की सजा है 15 किलो हीरोइन में। सियासत में कभी ये हालात नहीं हुए, लोग होते रहे गिरफ्तार मामूली मुकदमात में, 2 दिन बाद छूट जाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया है, नैब को इस्तेमाल किया है, उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। बहरहाल वो मामला गुजर गया, उसको तारीख के हवाले कर दें। तो मैं किसी किस्म की विक्टिमाइजेशन के हक में नहीं हूँ, लेकिन जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, कम से कम कानून के दायरे के अंदर, उस नैब के दायरे के अंदर नहीं, जो मुल्क के कानून का दायरा है, बिल्कुल आप उसके जवाब दे दें। उनसे कोई सवाल पूछा गया, मेरा नहीं ख्याल, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसी शख्स से कोई बात पूछी गई हो। अच्छा, अगर इमरान खान साहब किसी न किसी केस में डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, वैसे आपका एक नुक्ता नज़र तो यह है कि डिस्क्वालिफिकेशन होनी नहीं चाहिए, स्पेशली फॉर लाइफ टाइम, जहाँ तक मुझे याद है। आप उस पर अभी भी आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं जी, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने नवाज शरीफ साहब को ताहयात डिस्क्वालीफाई किया जी, और जिस बुनियाद पर किया वो एक मज़का खेज बात है। आज उसकी भी दुरुस्तगी करें। आज ये सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम है कि इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अगर आप वही मेयार इस्तेमाल करेंगे तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब तो 20 दफ़ा डिस्क्वालीफाई होते हैं ताहयात। लेकिन होना चाहिए इमरान खान साहब। मैं किसी के डिस्क्वालीफाई होने के हक में नहीं हूँ।
डिस्क्वालीफाई अवाम आपको करते हैं वोट के जरिए। लेकिन अगर आपने कानून तोड़ा है तो कम से कम हकायक तो अवाम के सामने आने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, आज कम से कम हमें इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हम उसकी दुरुस्ती की बात करें और खुद करें। सो मोटो इख्तियारात हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उस दुरुस्ती को ठीक करने की ज़रूरत है। मतलब आप समझते हैं कि व्हाट नवाज शरीफ हैज़ बीन थ्रू, और हम भी देखते आए हैं, तो ये कहानी तो 2014-15 से शुरू हुई, धरने पूरा सारा, फिर आखिर में आके आरटीएस फेल होना, और वो तो अब एक ओपन सीक्रेट है ना। लेकिन आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सो मोटिव ले। बिल्कुल ले। सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रायल कोर्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये फैसला किया है। क्या उस फैसले की दुरुस्ती आज हमने रिकॉर्डिंग का फैसला दुरुस्त किया या नहीं किया? वो तो कर दिया, और लेकिन $6 अरब के बाद किया। $6 अरब पाकिस्तान ने नुकसान उठाया, उसके बाद वो उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग का, तो जो मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला है, आप यकीन कर लें वो $600 अरब से ज्यादा है। लेकिन भाई साहब, इसमें सवाल ये है ना कि अब हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है, इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं, जुडिशरी का भी न्यूट्रलिटी का बिल्कुल वही सीन है, तो नवाज शरीफ साहब अगर आ जाते हैं वो तो और प्रेशर बढ़ जाएगा, वो आए मुकदमात को फेस करें। अब उसमें क्या रह गया? अब तो वो देखें, वो इलाज के लिए गए थे, इलाज करा कर आ जाएंगे, लेकिन क्या हमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि हम इस फैसले को खत्म कर सकें? सर, हम तो उस वक्त से कह रहे हैं गलत फैसला नहीं, आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि आज ये किसी की जिम्मेदारी तो बनती है ना। इसलिए आप अगर मुझे कहेंगे कि इमरान खान पर डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो एक खराबी का जवाब दूसरी खराबी नहीं होता। नहीं, तो उधर इमरान खान भी प्रेशर डाल रहे हैं ना कि आपने सलमान शहबाज आ गया, उसको एनआरओ मिल गया, अब नवाज शरीफ को भी बुलाकर एनआरओ, अभी वो फौज को एनआरओ नहीं है, लताड़ रहे थे, अभी एनआरओ तो इमरान खान साहब को मिला हुआ है, वरना वही इंसाफ का मेयार जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया, इमरान खान के साथ करें ना। सो मोटो नोटिस लें, एक हियरिंग की मार है, पूरी जिंदगी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इमरान खान साहब भी, अगर वही मेयार रखें इंसाफ का। आपने दोहरा मेयार रखना है तो आज उनके तो काफी केसेस हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं? हर कॉन्टेक्स्ट में। आपकी फॉरेन कंपनीज हैं, आपने पैसे लाए हैं, आपने डिक्लेयर नहीं किए हुए, आपके एसेट्स हैं, आपने डिक्लेयर नहीं किए हुए, ओपन बात है। कौन से एसेट्स ने डिक्लेयर किया उन्होंने? कौन से एसेट? इस बाहर से जो सारा पैसा आया है, जिन कंपनियों के खुद चेयरमैन, अच्छा, वो फॉरेन फंडिंग की, जो जिन कंपनियों के चेयरमैन हैं, जो ये घड़ी वाला मामला है कि तोशा खाने में घड़ी बेची पहले गई और तोशा खाने की पेमेंट बाद में हुई, वो पेमेंट कहां से आई? ये सवालात है ना। वैसे एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भाई साहब आपसे, देखिए वो रिटेन तो कर सकते हैं, अब वो उनकी मर्जी है, वो उसे वो तो कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी। रिटेन नहीं, बिल्कुल उनकी मर्जी है, बिल्कुल उनकी मलकियत है, लेकिन मलकियत उस वक्त होती है जब आप तोशा खाने में वो गिफ्ट चली जाती है, तोशा खाने से खत आता है कि इतनी रकम जमा करा दें, आप रकम जमा कराते हैं, फिर वो गिफ्ट आपको मिलती है। यहां पर गिफ्ट पहले बेची गई, लेकिन तोशा खाने के भी गई ही नहीं, और उसके बाद वो तोशा खाने में पेमेंट की गई। सवाल ये है कि तोशा खाने की पेमेंट आपने किस हिसाब में से की, इसका जवाब दे दे। जवाब तो उन्हें वो रकम कहां से आई? अगर वो आप नहीं जस्टिफाई कर सकते, आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, उस वक्त आप कौमी असेंबली के मेंबर थे, तो आपकी बात आपको छुट्टी हो गई। मुझे नवाज शरीफ साहब को 9 साल पहले की पेमेंट ना लेने पर डिस्क्वालीफाई किया गया अपने बेटे से। जी अच्छा, भाई साहब, जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं इकोनॉमी के, आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगा, जब मिफ्ता साहब थे तो वो खुल के कह रहे थे भाई आपने एक्सचेंज रेट को इस तरह से चलाना है, हम वी कांट थ्रो मनी इन द मार्केट, हमारे पास है नहीं, बड़ा एक रियलिस्टिक लेके मामला चल रहे थे। डार साहब आए 180-190 पे मैं ले आऊँगा पूरा, वो ऊंची उड़ान जो है वो जारी है, और जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं बहैसियत तालिब इल्म कि वो यही है कि मामला इससे भी खुदा न ख्वास्ता ख़राब हो सकता है। आपका इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट आप देख लें कि रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं, एलसीज नहीं खुल पा रही, क्या अनरियलिस्टिकली ये वादे किए गए? देखिए, ये वादे मीडिया करवाता है, आप लोगों ने सबने कहना, मैं आपसे कभी नहीं करवा सकता यहाँ पे आएगा भाई साहब। नहीं, मैं ये कहता जो हूँ, आप बोलना चाहेंगे वही जहां तक जो मेरी नॉलेज है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब हैं जी, इन बातों का जवाब वही दे सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या होना चाहिए, तो डॉलर भी एक कमोडिटी है,
उसका रेट मार्केट ही डिटरमिन करता है। मैं उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं कर सकता, और ना करना चाहिए, और ना हो सकता है। तो बहरहाल ये इकॉनमी मैनेज हो रही है। अब ये इन सवालात का जवाब डॉक्टर साहब भी दे सकते हैं कि कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। ये सोच उनकी है, ये सारी फिलॉसफी है, ये मैकेनिज्म उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, तो वही, और वो समझते हैं कि बेहतर है। तो मैं भी उनकी बात पर यकीन करता हूँ। ठीक, अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैनेज कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। शायद खकाना भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शाज़ीन, गुज़श्ता रोज चौर पर अफगान फोर्सेस की तरफ से फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद की शहादत और 17 जख्मियों के मामले की गूंज आज कौमी असम्बली में सुनाई दी, जब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात बताएंगी। किस तरह चमन बॉर्डर पर बाढ़ के मुरम्मती काम के दौरान अफगान फोर्स की जानिब से 2 मरतबा पाकिस्तान की तरफ हमला किया गया, जिसके नतीजे में 7 सिविलियन शहादतें हुई। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। अफगान सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया। वहाँ जो नुकसान हुआ वो उन हमला करने वालों का हुआ। ख्वाजा आसिफ ने यह भी वाज़ेह किया कि शवाहिद से यह मालूम हुआ कि ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, और अफगान हुकाम ने माना है कि ये उनकी गलती थी और आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जाएगा। साथ ही ख्वाजा आसिफ ने इस पूरी सूरत हाल को अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात और वहाँ के गैर मुस्तकिम माहौल से भी जोड़ा। ख्वाजा आसिफ ने ईवान को बताया कि अफगानिस्तान में जारी बेयकीनी और वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ जो अच्छे नहीं हैं, उनका असर और जो है वो पाक अफगान ताल्लुकात पर भी पड़ रहा है। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह किया कि बतौर हमसाया पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि अफगानिस्तान में इस्तेकाम हो। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ने अफगान मसाइल को हल करने पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया को इस वक्त अफगान हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए और अमरीका को अफगान हुकूमत के रोके हुए 6 से 7 अरब डॉलर भी जारी करने चाहिए ताकि वहाँ इस्तेकाम आए। साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ ने अफगान हुकाम को ये भी कहा कि वहाँ के लोग आपस के इख्तिलाफात बुलाकर एक होकर मिलकर हुकूमत करें और अदम इस्तेकाम का खात्मा करने में मिलकर किरदार अदा करें। आज मैं भी नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के सिलसिले में कोयटा में मौजूद था। ख्वाजा आसिफ साहब भी वहाँ पर थे और इस मामले पर कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर से मेरी बात भी हुई। उनके बकौल ऐसे वाक़यात पाक अफगान बॉर्डर पर मामलात ख़राब होने का बायस बनेंगे। दोनों ममालिक ने अमन के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं और इस बॉर्डर को अमन और दोस्ती का बॉर्डर रहना चाहिए। हुकूमत और GHQ ने इस मामले को अफगान हुकाम से पर बात भी की है ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। उनके बकौल ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर कभी ऐसा वाक़या हो तो पाक फ़ौज अपने शहरियों और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में ज़रूरी इक़दाम उठाएगी। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के मुशीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि जो बात चल रही है कि PTI पंजाब में इज्तिमाई इस्तीफ़े दे देगी और फिर KP में, परवेज़ इलाही साहब बड़े क्लियर हैं कि मार्च तक असम्बली तहलील नहीं होनी चाहिए, और अब एक राय ये भी सामने आ रही है कि शायद तहरीक इंसाफ इन मामलात पर इख्तिलाफात की वजह से असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफ़े दे देगी। क्या ये फैसला हो चुका है कि अगर असम्बली तहलील नहीं करेंगे परवेज़ इलाही साहब तो 20 दिसंबर, जो कि डेडलाइन खुद इमरान खान ने दी है, उससे पहले आपके मेंबरान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स, आपने मुझे इनवाइट किया। इसमें जो स्ट्रेटजिकली बात जो है वो फैसला तो हो चुका है। अभी वो जिसे कहते हैं ना टैक्टिकल एंड माइनर एडजस्टमेंट की बात है कि किस टाइम फ्रेम में होना है, कब होना है, कैसे होना है। तो इसमें दो राय पहली बात में नहीं है। पहली बात में दो राय नहीं है। दूसरी बात में एडजस्टमेंट्स हैं जो पॉलिटिकली डेफिनेटली दोनों पार्टीज़ हैं वो बात कर रही हैं। परवेज़ इलाही साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक एडजस्टमेंट की तरफ होपफुली चीज़ें जाएंगी और सब्सिक्वेंटली असम्बली में डिज़ाल्व लाजमी होना है। सिर्फ टाइम फ्रेम की बात है, वो जल्दी तय हो जाएगा इंशाअल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन वो तो वाज़ेह इख्तिलाफ राय मौजूद, लेकिन क्या आप समझते हैं कि PTI को इज्तिमाई इस्तीफ़ों के ऑप्शन की तरफ चले जाना चाहिए और 20 दिसंबर तक, क्या आप ये भी समझते हैं कि ये हो सकता है, पॉसिबल है? एक्चुअली खान साहब जो है ना वो बिलीव करते हैं कलेक्टिव विजडम के ऊपर। वो आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके ऊपर तक हर MP MNA से मशावरत जो है वो कर रहे हैं और उस मशावरत के सिलसिले में जो भी आउटकम होगी तो उस लिहाज से एडजस्टमेंट लाजमी होगी। लेकिन जिसका मैं पहले कह चुका हूँ कि एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया जा चुका है कि हमने मुल्क को बचाने के लिए, क्योंकि ये एक चीज़ रोज़े रोशन की तरह यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विल लीड अस टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कोई जितनी भी साइंस लड़ा रहे,
जितने भी आर्गूमेंट्स दे ले जी हम इकोनॉमिकली स्टेबल कर लेंगे और फिर आराम से जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेंगे, तो ये एक बेवकूफ़ाना जो है ना अप्रोच होगी। विजडम और समझ वाले लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। तो ये लाजमी है कि मुल्क बचाने के लिए खान साहब का जो ये फैसला है, इस पे वो लोग जो मुल्क के साथ दर्द रखते हैं, आवाम का दर्द रखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइड पे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइड से बाहर हैं, चाहे वो न्यूट्रल हैं, मेरा ख्याल है खान साहब के इस फैसले को उनको तायीद करनी चाहिए। अब भाई साहब देखिए, चले आपकी ये बात अगर मानकर भी चले कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है दैट विल लीड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लेकिन सियासी इस्तेकाम के लिए आप तो ये समझते हैं कि इलेक्शन जरूरी हैं, और इलेक्शन हुकूमत को मजबूर करवाने के लिए इलेक्शंस पर आपको दोनों असम्बलियां तहलील करनी होंगी। परवेज इलाही साहब उसके लिए तैयार ही नहीं है। आपको तो हुकूमत कह रही है, मरकजी हुकूमत कह रही है आप रेडी हो, पंजाब असम्बली तहलील करें, केपी करें, हम वहां पे इलेक्शन करा। बॉल तो अब आपके कोर्ट में है, दावा भी आपने किया था और अमल भी उस पर आप ही ने करना है। अब मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इमरान खान साहब का जो विजन है या जो समझ है वो पार्टी लेवल तक भी उसकी समझ इस तरह से है। अगर पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते जी तो फिर ये बात समझ आती थी कि उनके लिए मामला मुश्किल हो जाता, लेकिन क्योंकि पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है और बाकी लोग जो हैं वो इसी लाइन के ऊपर उनकी सोच है, तो मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट एज अ फेस वैल्यू ऑफ इट तो कह रही है हाँ जी तोड़ दें, लेकिन जो बैक ऑफ द माइंड या आप कह सकते हैं जो बैकग्राउंड के ऊपर जो मामले चल रहे हैं वो एक दूसरी नहज के ऊपर जा रहे हैं कि भाई थोड़ा इसको रहने दें, चलने दें, इस तरह की चीज़ चल रही है। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, जो गवर्नमेंट कह रही है वो जो प्रिटेंड कर रही है वो ऐसा हकीकत में नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि तोशा खाना वाला मामला है, ठीक है इमरान खान साहब को तोहफा मिला, उन्होंने फरोख्त कर दिया, पैसे दे दिए, उसके कवानीन अपने मौजूद हैं, लेकिन मॉरली स्पीकिंग क्या ये घड़ी उनको आगे बेचनी चाहिए थी? क्योंकि एक आज़ाद सहाफ़ी के तौर पर मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर खान साहब को किसी चीज़ ने इस वक्त डैमेज किया है वो यही केस है, क्योंकि बयानिया ये बन रहा है कि वो अब करप्ट सियासतदान हो चुके हैं, ना वो सादिक रहे हैं ना वो अमीन है, क्योंकि उनके जो तजादात सामने आए हैं कि अब आपने जिस घड़ी को फ़रोख्त किया, जो रसीद आपने दी, वो बंदा कह रहा है कि ये रसीद मेरी नहीं है, ये दस्तखत मेरे नहीं है। खान साहब इस मामले में काफ़ी डैमेज हो रहे हैं। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मॉरली डैमेज हुए हैं खान साहब, लेकिन अगर आप उसको टेक्निकली, लीगली जी और इखलाकी बुनियाद पे देखें तो खान साहब कतई डैमेज नहीं हुए हैं। पहले आप ये देखें कि तोशाखाना के लाज क्या हैं। तोशाखाना के 70 साल से लाज ये हैं कि आप गाड़ी यानी कि व्हीकल्स और जो वारदात होते हैं जिससे आप एंटीक्स कहते हैं वो आप तोशाखाना से नहीं ले सकते। तोशाखाना से वो चीज़ लेते हैं जो आपके तोहफा बाहर जाते हैं, कोई सदर ममलकत या स्टेट आपको तोहफा देती है, उस ज़ाती हैसियत में देती है कि ये आपका ज़ाती तोहफा है। लेकिन क्यों हमारे एक लॉ है, मौजूद है, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का लॉ मौजूद है। तोशा वैसे ख़जाने को कहते हैं या मुग़लों के ज़माने का ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो वो लॉ मौजूद है। उस लॉ के तहत खान साहब से पहले 15% आप FPR जो वैल्यू लगाती थी किसी गिफ्ट की, FPR का अपना एक सिस्टम है, उसके अपने अप्रेजर्स हैं, उसके आउटसोर्स अप्रेजर हैं, और जो अप्रेजमेंट होती है उसमें जो पैसा वो कहते हैं ये 1 लाख का है, तो खान साहब से पहले 15% आप पे करके गिफ्ट ले जा सकते थे। मैंने खुद गिफ्ट लिया हुआ है, घड़ी का हमने उस वक्त 15% पे किया था, मुझे गिफ्ट मिला था, मैंने ले ली थी क्योंकि मुझे ज़ाती हैसियत मिली थी। इसी तरह से खान साहब ने क्या किया कि उन्होंने 15% को 50% पे ले गए ताकि कोई लेना चाहे तो खजाने में पैसा ज्यादा आए। उसके बाद खान साहब ने घड़ी जो है वो 50% पे करके ली। जब आपने एक चीज लीगली ले ली, वो आपकी लीगली आप उसकी ओनरशिप आपकी हो गई, चाहे उसको आप बेचें, उसको रखें, उसको छोड़ें, आपने उसको डिक्लेयर कर दिया, आपने बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसे को डिक्लेयर कर दिया, उसके ऊपर एडिशनल जो पैसा आया उसके ऊपर टैक्स आपने पे कर दिया, तो एब इनिशियो वो लीगल हो गई चीज। अभी लीगल चीज को आप जितना रगड़ा देते रहे वो इलीगल नहीं हो सकती कि इधर बेच दी, उधर बेच दी, उसने बेच दी, इसने खरीद ली। चले बैंकिंग आप लोग सामने ले आए, कैश का मामला ये बताया जा रहा है और जो रसीद पेश की गई
वो तो अब गलत साबित हो रही है, क्योंकि वो शख्स खुद आ रहा है कि ना ये मेरी दुकान की रसीद है, ना मेरे दस्तखत हैं, और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ इतना बता दें मुझे कि आया वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ? लेकिन सर कहां से हुआ ना, ये तो रिफ्लेक्ट हुआ है जी, एडिशनल जो पैसा उनके पास है उस पर टैक्स पे हुआ है, तो फिर आपको और कौन सी मनी ट्रेल चाहिए? व्हाट मनी ट्रेल यू नीड? मनी ट्रेल यही होती है कि जब कोई पैसा लीगली किसी अकाउंट को हिट करता है तो वो लीगलाइज हो जाता है। अपने एहतसाब के मामलात को इमरान खान की हुकूमत में करीब से देखा ब्रिगेडियर साहब। पिछले दिनों खान साहब ने बयान दिया कि नैब तो हमारे कंट्रोल में थी ही नहीं, बाजवा साहब सब कुछ करवा रहे थे, इसको गिरफ्तार कर दो, इसका एहतसाब कर दो। क्या वाकई ऐसा है? बाजवा साहब ये सारे एहतसाब के फैसले कर रहे थे? क्योंकि उस वक्त तो आप ये नहीं कह रहे थे, उस वक्त तो आप ये कह रहे थे कि एहतसाब हो रहा है और बिला तफरीक हो रहा है, सबका हो रहा है और हम कर रहे हैं। असल में मैंने जो ज्वाइन किया खान साहब की कैबिनेट को, तो मैंने लास्ट 4 मंथ्स दिसंबर से लेके अप्रैल तक मैं रहा हूँ। उससे पहले केसेस सारे बन चुके थे, वो प्रोसिक्यूशन में अंडर ट्रायल चल रहे थे। कौन सा केस आगे जाना है, कौन सा केस पीछे जाना है, कौन से केस को चलाना है, कौन से केस को नहीं चलाना है, ये गवर्नमेंट ऑफ जो पाकिस्तान थी यानी कि इमरान खान साहब के पास इसका कोई मैंडेट या लीजन नहीं था, क्योंकि NAO के तहत नैब जो है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी थी जी, तो इसमें इंटरफेरेंस हम नहीं करते थे और ना हम कर सकते थे। वो जो बात कर रहे हैं कि जी बाजवा साहब ही चलाते थे या वो इसी को मैनिपुलेट करते थे, आगे पीछे करते थे, दैट इज हिज स्टेटमेंट। उसको मैं इस तरह से वेरीफाई नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सिर्फ 3 महीने या 4 महीने गुजारे हैं। लेकिन मैं ये एक चीज़ मैंने भी नोट की कि केसेस बाद जो स्पीड पे चलने चाहिए थे उस स्पीड से नहीं चल रहे थे, और जो कम स्पीड पे चलने चाहिए थे वो तेज स्पीड पे चल रहे थे, जो तेज पे चलनी तो आस्ता चल रहे थे। ये कोई इंटरनल प्रॉब्लम था नैब का। नैब कहाँ से डिक्टेशन ले रहा था, कहाँ से मैनिपुलेट हो रहा था? भाई साहब आपने इतना टाइम गुजारा, अंदाजा तो होगा कि अगर डिक्टेट हो रहा था नैब या नहीं हो रहा था। अगर हो रहा था तो कहाँ से हो रहा था? नहीं देख, बात चीजें ऐसी होती हैं कि आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं हाँ कि शायद इस बंदे पे प्रेशर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, गैस वर्क ही हो सकता है। वंस यू डोंट हैव द एविडेंस तो आप उसको इस तरह से नहीं कह सकते। मेरे नज़दीक मैं तो नहीं कह सकता कि उसको फलां शख्स कर रहा था, लेकिन खान साहब की बात अगर वो कह रहे हैं, खान साहब की बात 100% सही होगी। चलें, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 2 अहम मामलात पर बात करेंगे। एक तो PCB के चेयरमैन रमीज राजा साहब का एक इंटरव्यू इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ बड़ा वो ट्रेंड करता रहा और उन पर काफ़ी वो तनकीद भी हुई। उसमें उनके जो अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि जी आई एम अफ्रेड पेशावर इज़ अ स्टिल रेड फ्लैग फॉर मोस्ट ऑफ वेस्टर्न प्लेयर्स। अब वो ये कह रहे हैं, मतलब साफ अल्फाज में उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी खिलाड़ी जो है वो वहाँ या उनको जाना नहीं चाहिए या वो जाना नहीं चाहते। अब पेशावर में बड़ा एक ज़बरदस्त स्टेडियम है, अरबाब न्याज़ स्टेडियम, बिल्कुल पुरअमन है पेशावर। वैसे तो 2-3 साल पहले अगर देखें तो पूरा पाकिस्तान ही रेड फ्लैग था, लेकिन कराची में इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, लाहौर में हो रहे हैं, पिंडी में हो रहे हैं, तो पेशावर में क्यों नहीं हो सकते? और फिर चेयरमैन PCB अगर ये बात करेंगे तो दुनिया को क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या पेशावर में अभी भी बम धमाके और वो हो रहे हैं? रीजनेबल जवाब ये होना चाहिए था कि जो है PSL मैचेस हम वहाँ पर करा रहे हैं और इस साल करा रहे हैं PSL मैचेस, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि जल्द वहाँ पे इंटरनेशनल मैसेज भी हो जाए, मैचेस जो हैं वो भी हो जाए, क्योंकि इंटरनेशनली मैसेज इससे अच्छा नहीं गया कि पाकिस्तान का एक खित्ता ऐसा है कि वहाँ पर अभी भी इस तरह के मामलात जो हैं बम धमाकों वाले चल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वहाँ पर सारे वेस्टर्न डिप्लोमेट्स, US डिप्लोमेट्स जाते हैं, ब्रिटिश हाई कमीशन वहाँ पे जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन वहाँ पे जाते हैं। एक और अहम मामला कि NP के सूबाई सदर एमल वली खान को धमकियाँ दी गई हैं, बाकायदा तौर पर थ्रेट किया गया है दहशत गर्दों की जानिब से। ANP जो है वो 1200 अपने कारकुनान और बशीर बिलोर, हारून बिलोर, आलम ज़ेब खान जैसे अपने वुज़रा की कुर्बानी भी दे चुकी है। तो इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और सूबाई हुकूमत को चाहिए कि उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करे। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको भी चाहिए कि एमल वली खान को, क्योंकि अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कोई वाक़या होता है और वो रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि मुझे थ्रेट्स मिल रही हैं, तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए।